नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेकिन उससे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा आज है। बंगाल में 2 चुनावी रैली और 2 रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमालपुर में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। जमालपुर में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 पर जमालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हावड़ा ग्रामीण में दूसरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दोपहर 3:45 पर दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को करीब 5 बजे रामराज तला शंकर मठ हावड़ा में भी रोड शो करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई जगह पर रैलियों को संबोधित करेंगे और इसी के साथ रोड शो भी करने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है, पूरी जानकारी क्या है अखिलेश जी? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ तरीके से आज कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी जनसभाएं लगी हुई है, 2 रोड शो करेंगे। सबसे पहले चुनावी जनसभा करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से वोट मांगते नजर आएंगे। पहली जो जनसभा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 2:15 पर जमालपुर में होगी। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा 3:45 ग्रामीण हावड़ा में होगी। इसके अलावा हावड़ा में ही एक रोड शो करीब 5 बजे करेंगे। दूसरा रोड शो कोलकाता दक्षिण में करीब 6:15 बजे करेंगे। इस लिहाज से देखा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमाल पश्चिम बंगाल में संभाल रखी है। हर रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों और बूथ लेवल तक की मीटिंगों को दौर करके पश्चिम बंगाल के चुनाव का रोचक मुकाबला टीएमसी के साथ बनाए हुए ममता बनर्जी हालांकि अपने अंदाज में, और टीएमसी की इकलौती नेता ऐसी हैं जो चाहे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्टार प्रचारक का कार्यक्रम, अकेले जवाब देते हुए रोचक मुकाबले में कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। अब ये देखना होगा कि आखिरी चरण में मतदान परसेंटेज क्या 91% से ज्यादा रहता है और भारतीय जनता पार्टी टीएमसी का जो मुकाबला है उसमें कौन जीतता है। और चुनावी मतगणना जब 4 मई को होगी तो जीत का सिरा किसके सिर बनेगा ये देखना होगा। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के बीच चुनाव का रोचक मुकाबला सामने नजर आ रहा है। कि अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और आगे बढ़ते हुए खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आप सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सपा सांसद कपिल सिब्बल केजरीवाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कपिल सिब्बल दल बदल कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बता दें कि राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप सभापति से अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। बागी सांसदों पर दल बदल कानून की बारीकियों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कपिल सिब्बल केजरीवाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कपिल सिब्बल दल बदल कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बागी सांसदों पर दल बदल कानून की बारीकियों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कपिल सिब्बल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो भी सांसद राघव चड्ढा समेत जितने भी 7 सांसद जो भी हैं वो बीजेपी में शामिल हुए, इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है। कितने बजे का समय है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? पूरी जानकारी कैसे जुड़ी आपके पास अखिलेश जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल आज आम आदमी पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद रहेंगे। कपिल सिब्बल उन बारीकियों पर 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें दल बदल कानून की उन बारीकियों को मीडिया के सामने रखेंगे कि राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन आम आदमी पार्टी को छोड़कर थामा है। 3 सांसदों की अगर संख्या का ख्याल रखा जाए तो वो 2/3 संख्या नहीं बनती है आम आदमी पार्टी के कुल सांसदों की। इस लिहाज से इसे दल बदल कानून के तहत मानकर आम आदमी पार्टी कानून के जानकार कानून मंत्री रहे वरिष्ठ वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल से प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने करवा रहे हैं और उन बारीकियों को रखने का काम कर रहे हैं कि कैसे दल बदल कानून इन 3 सांसदों पर लागू होगा जो राघव चड्ढा के साथ शामिल हुए हैं बीजेपी में। बाकी जो राघव चड्ढा की तरफ से बीजेपी में शामिल होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बीजेपी में शामिल होने तक राघव चड्ढा के साथ 2 सांसद मौजूद रहना, यानी 3 सांसद बीजेपी शामिल करते, उस लिहाज से 2/3 सांसदों की संख्या नहीं होती। हालांकि कपिल सिब्बल इन्हीं बारीकियों को बताएंगे कि क्या इन 3 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर दल बदल कानून लगेगा या फिर नहीं लगेगा। लगेगा तो क्या राज्यसभा से सदस्यता उनकी समाप्त करने की मांग आम आदमी पार्टी आज करने की तैयारी कर रही। क्या जो मांग करेगी उसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। 3 सांसद अयोग्य घोषित हो सकते हैं। हालांकि राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 2/3 सांसदों की सूची सभापति को राज्यसभा में सौंपी है। अगर सूची में वाकई में 2/3 सांसद हैं, उन सभी के दस्तखत हैं और वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने दस्तखत किए उस सूची पर, तो 2/3 बहुमत 2/3 संख्या होने से राघव चड्ढा समेत बाकी सांसदों की सदस्यता बच सकती है। अगर 3 सांसद शामिल हुए हैं और उसी की सूची है वही राज्यसभा को सौंपी गई है तो इसमें तीनों की सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है। इन्हीं बारीकियों को लेकर आम आदमी पार्टी कपिल सिब्बल के से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के देश और मीडिया को बताने का काम करेगी कि किस तरह से दल बदल कानून इन लोगों पर लागू होगा या नहीं लागू होगा। राज्यसभा की सत्ता इनकी समाप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, आप साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल केजरीवाल के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर आप सांसदों को लेकर निशाना साधा। बीजेपी में शामिल होने पर रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है। तो आम आदमी पार्टी ने क्रांति के नारे के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, अब अविश्वास और लगाव के कारण अंत की ओर बढ़ रही है। सांसदों का छोड़ना केजरीवाल की तानाशाही पर सीधा प्रहार है।
तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, उनकी पार्टी को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? पूरा अपडेट क्या है अखिलेश जी? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी समेत तमाम नेताओं को लपेटते हुए सीधा केजरीवाल पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं, 2/3 शामिल होने का जो दावा किया जा रहा है, उसी को मुद्दा बनाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी टूट चुकी है और पंजाब की बारी यानी वहां टूटकर सरकार गिर सकती है। इस तरह के इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बयान से संकेत ऐसा नजर आए। फिलहाल केजरीवाल समेत तमाम पार्टी के नेताओं की तरफ से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, तीनों को निशाना बनाते हुए लगातार जवाब दिया है कि यही जो सांसद हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो बीजेपी को चोर बताते थे, गद्दार बताते थे, भ्रष्टाचार बताते थे। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए गए। फिलहाल अभी मुद्दा जो उछला हुआ है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस तरह से ऐलान करते हुए केजरीवाल पर हमला किया है कि दिल्ली टूटी है और पंजाब टूटेगा। आम आदमी पार्टी का खतरा पंजाब सरकार पर भी बना हुआ है। फिलहाल ये देखना होगा कि आज की जो राजनीतिक उठापटक में क्या आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आती है या फिर केजरीवाल दल बदल कानून के तहत कानूनी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। सभापति जो चिट्ठी देके उनके साथ बर्खास्त करने की मांग करते हैं, उस पर जवाब क्या आता है। राजनीतिक उठापटक जिस पर काफी आगे बढ़ेगी और बैकफुट पर कौन होगा ये भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायबरेली से है, जहां होमगार्ड भर्ती लिखित परीक्षा आज से शुरू। तो 3 दिनों तक चलेगी लिखित परीक्षा। 25, 26 और 27 अप्रैल तक चलेगी ये परीक्षा। बता दें कि 2 पालियों में करवाई जाएगी लिखित परीक्षा। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू होगी, 12 बजे तक चलेगी। तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। तो जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। नकल विहीन परीक्षा करवाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। होमगार्ड लिखित भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई। आपको बता दें 3 दिनों तक ये परीक्षा चलने वाली है, जिसकी पहली पाली की शुरुआत होने वाली है। और इस समय हम रायबरेली जिले के एक सेंटर पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सुबह से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और वहीं देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह से यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, वहीं बीते दिनों जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी रायबरेली के सेंटरों का निरीक्षण किया था और नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर के बैठक भी की थी। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में 10 कुल सेंटर बनाए गए हैं और इन सेंटरों पे आज जो है परीक्षाएं होनी है। 2 पालियों में परीक्षाएं होनी है। सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षाएं होनी है, जिनको लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। 3 दिनों तक ये परीक्षाएं चलनी है। 25, 26 और 27 3 दिनों तक ये परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। कई लहरों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको यहाँ पे रखा गया और नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसको लेकर के जो भी सेंटर है उनके आसपास की 100 मीटर की जो भी फोटो कॉपी की दुकान है उनको भी बंद करा दिया गया है। और ताकि जो परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षा देने पहुंचेंगे उन किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। और कहीं ना कहीं होमगार्ड परीक्षा को लेकर के नकल ना हो सके, उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवरन शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और आगे बढ़ते हैं खबरों में अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिले में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक जिले के 11 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 दिनों में कुल 6 पालियों में संपन्न होगी, जिसमें 27,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो प्रत्येक पाली में लगभग 4,512 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
होमगार्ड रिक्रूटमेंट की परीक्षा यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है एवं शासन की मंशा के अनुरूप सीएम साहब की मंशा के अनुरूप इस पूरी परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। कुल 11 केंद्रों पर यह परीक्षा होनी है। प्रत्येक पाली में 6 पालियों में भी ये परीक्षा रहेगी। 3 दिन 25, 26, 27 को ये परीक्षा चलेगी। प्रत्येक पाली में 4512 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे और कुल मिला के 27,000 से अधिक अभ्यर्थी हमारी इस पूरी परीक्षा में सम्मिलित होंगे 3 दिन में 6 पालियों में। इसको लेके पूर्ण हमारी तैयारियां हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां डीएमएसपी ने टोल प्लाजा का जायजा लिया है। डीएमएसपी ने जगतपुर क्षेत्र में टोल का निरीक्षण किया। गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित शुभारंभ से पहले निरीक्षण किया है। यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्थाओं की जांच की है। और इसी के साथ आपको बता दें, सीसीटीवी, आपातकालीन सेवाएं और प्रवेश निकास का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त और सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। आमजन के सुरक्षित और बाधा रहित आवागमन पर भी जोर दिया गया है। साफ सफाई, साइन बोर्ड और व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था भी रहेगी। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत के बाद हुए बवाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 47 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। नामजद आरोपियों में सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विधायक किशन साहू और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्या यादव शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सत्या यादव भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरा राजन ने बताया कि घटना पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई। अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने के उद्देश्य से वहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी। तो उस संदर्भ में कुल अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से 10 अभियुक्तों को आज जेल भेजा गया है। इसमें प्रमुख रूप से सत्या यादव, अनिल यादव एवं अन्य लोग हैं। सत्या यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और उसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी प्लानिंग करके चीज़ें की गई थी। कल जो घटना हुई तो वो एक तरह से मुख्य आरोपी है और उसको आज जेल भेजा गया है अन्य 9 लोगों के साथ। कुल मिला के अब तक 10 लोग गए हैं। इसके अलावा अभी 7-8 लोग और हैं जिनसे गहनता से भी पूछताछ की जा रही है। वो भी हिरासत में हमारे हैं और बहुत ही जल्दी फोटो के आधार पर चिन्हित करके, वीडियो के आधार पर चिन्हित करके अन्य लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी, जहां दुकान में भीषण आग लगी है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुकान में भीषण आग लगी। आग से दुकान में रखा सामान जलकर राख हुआ है। आग की चपेट में आने से दुकानदार की मौत हो गई है। तो घाटमपुर कस्बे के पुराना पोस्ट ऑफिस रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दुकान में भीषण आग लगी। तो आग से दुकान में रखा सामान जलकर राख हुआ है। कानपुर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आग की चपेट में आने से दुकानदार की मौत हो गई है। घाटमपुर कस्बे के पुराना पोस्ट ऑफिस रोड की यह घटना। और अब खबर कानपुर से है, जहां बजरिया थाना क्षेत्र स्थित बड़ी ईदगाह इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास के इलाकों में धुएं का गुब्बार देखने को मिला। आग की भयावहता को देखते हुए स्थानीय लोग घबरा गए और एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल गए।
घटना की सूचना मिलते ही बुजरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ये हमें यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से कि बजरिया थाना क्षेत्रांतर्गत जो एक गैराज है ईदगाह के पास में, उस मार्केट में आग लगी हुई है और उस मार्केट के पीछे की तरफ पूरा बस्ती है, घनी बस्ती है जो इस तरह की रहती है, बहुत संकरी वाली, तो उसमें घटना की संभावना प्रबल हो सकती है फैलने के कारण। तो त्वरितता से जो हमारे लाटो शोट कर्नलगंज की गाड़ियां थीं, प्रारंभिक तौर पर 4 गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई, लेकिन फिर भी और संवेदनशीलता को देखते जो हमारे आसपास के और फायर स्टेशन थे, मीरपुर, केतवई नगर, फजलगंज, पनकी, वहाँ से भी हमने 4 गाड़ियाँ और रवाना की। तो मौके पर टोटल 8 गाड़ियाँ भेजी गईं। तो यहाँ पर आकर जैसे कि आप देख पा रहे, पूरी काफ़ी भीषणता के साथ आग लगी हुई थी और पीछे की तरफ भी फैलने की स्थिति थी। तो हमारे पूरी टीम ने पूरा उसको चारों तरफ से कंट्रोल सीमित करते हुए पूर्ण रूप से बुझाया। नामों का गुदर बस्ती इलाका है, यहाँ पे आग लगे और बुझ गए। ईदगाह चौराहा जो है, पीछे ईदगाह है, यहाँ पे हमारा मिली जुली आबादी है, बस मिली हुई ईदगाह है, मिली हुई हमारी संत कबीर मंदिर भी है। यहाँ दलित बस्ती एक बहुत संख्या में रहती है, जहाँ पे आग लग गई है और भीषण आग लग गई है। और यहाँ पे जो लोग आए हैं, उन्होंने कहा, मोहल्ले वाले क्षेत्रीय निवासी कह रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया है। अगर 2 घंटे पहले आ जाता तो नुकसान काफ़ी हद तक कम होता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।